कहानी की शुरुआत कोरिया के प्रेसिडेंट की घोषणा से होती है, जो दुनिया के अंत का ऐलान करते हैं, क्योंकि एक एस्टेरॉयड जापान से टकराने वाला है, जिससे लोग खून के प्यासे ज़ॉम्बीज में बदल जाएंगे। अपोकलिप्स शुरू हो जाता है और हर जगह पैनिक फैल जाता है। किसी को नहीं पता कि क्या करना है या कहाँ भागना है, लेकिन एक लड़का है जो पूरी तरह तैयार है। उसके पास दूसरी दुनिया में अपना खुद का सुरक्षित शेल्टर है और वो लंबे समय से ज़ॉम्बीज को कुचलने का इंतजार कर रहा था। वो लड़का है हमारा एमसी जैंग हो। महीनों पहले जैंग हो और उसके दोस्त सूरा खेलते थे, जो अब तक का सबसे मुश्किल वर्चुअल सर्वाइवल गेम था। गेम इतना मुश्किल था कि ज्यादातर प्लेयर्स ने इसे खेलना छोड़ दिया। जैंग हो की पार्टी ने उसे धोखा दिया और कभी वापस लॉग इन नहीं किया, जिससे वो अकेला पड़ गया। वो अकेला खेलता रहा और स्ट्रीम करता रहा। हर तरह के मॉन्स्टर्स का सामना करते हुए सबसे बेहतरीन बन गया। अपनी जिंदगी से तंग आकर एक दिन उसने अपना हेड गियर उतार दिया और अपने सारे पब्लिक स्ट्रीम्स डिलीट कर दिए। जैंग हो ने एक शेफ के रूप में अपनी जिंदगी पर ध्यान दिया और एक क्यूट लड़की को अपना पसंदीदा कस्टमर बनाया। मजाक में वो असली जिंदगी में स्टेटस विंडो बोलने का फैसला करता है और तब हैरान रह जाता है जब सच में उसकी आंखों के सामने एक नीली स्क्रीन आ जाती है। स्क्रीन उसके स्टैट्स दिखाती है, जो गेम वाले ही थे, बस एक फर्क के साथ कि उसके पास प्राइवेट पोर्टल नाम की एक नई एबिलिटी थी। इस एबिलिटी को टेस्ट करते हुए जैंग हो एक इंसान के साइज का वार्प गेट बनाता है। उसका दिमाग इस नई खोज के खतरों को समझने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर गेम असली है तो वो मीटियोर जिसने अपोकलिप्स शुरू किया था वो भी आ रहा है। इंटरनेट पर हो घबराहट में एस्टेरॉयड के आने वाले गिरने के बारे में एक आर्टिकल ढूंढ लेता है। वो इस बात को मानने से इनकार करता है कि गेम की घटनाएं असली जिंदगी में हो रही हैं। हमारा लड़का अपनी आंखों के सामने पोर्टल को घूरता है, पहले एस्टेरॉयड की पुष्टि और अब ये पोर्टल गेट ये कंफर्म करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। हिचकिचाते हुए वो सोचता है कि क्या उसे सच में इसके अंदर जाना चाहिए। बिना किसी शक्ति, प्लान या पैसे के वो अंदर कदम रखने के बारे में सोचता है। अंत में वो कुछ चीजों पर विचार करता है और पास पड़ी एक कलछी उठाता है। वो कलछी को पोर्टल के अंदर डालता है ताकि दूसरी तरफ क्या है उसका अंदाजा लगा सके। मिट्टी निकालने के बाद उसे एहसास होता है कि दूसरी तरफ गेम का कोई लैबिरिंथ स्टेज नहीं है। ये अच्छी बात है, लेकिन वो ये भी सोचने लगता है कि क्या ये पोर्टल उसे धरती पर ही किसी अलग जगह टेलीपोर्ट करेगा। यात्रा की तैयारी के लिए अपना बैग पैक करने के बाद वो आखिरकार अंदर जाने के लिए खुद को हिम्मत देता है। अगले सीन में वो पोर्टल पार करता है और दूसरी तरफ की खूबसूरती देखता है। ये एक ऐसा नज़ारा है जहां दूर दूर तक कोई शहरी चीज नहीं है। सबसे पहली चीज जो वो नोटिस करता है वो ये कि मौसम आमतौर से कितना ठंडा है। फोन पर कोई सिग्नल ना होने पर वो एनालाइज करता है कि वो किसी ऐसे रिमोट एरिया में फंस गया है जहां कोई आसानी से नहीं पहुंच सकता। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो वहां फंस गया है। एक मार्कर निकालकर वो एक पेड़ पर 0 नंबर मार्क करता है ताकि वो खो ना जाए। वो चलना शुरू करता है, लेकिन चलने से वो थकने लगता है। जंगल अनंत लगता है जहां कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक तभी जब वो चाहता था कि चीजें दिलचस्प हों, पास में एक क्रीचर उसे घूरता है। तुरंत ही वो चीज एक शिकारी की तरह झपटी और हमारे लड़के को डरा दिया। खुशकिस्मती से ये सिर्फ एक खूबसूरत वैली डियर है और कोई मांस खाने वाला मॉन्स्टर नहीं। एक दिलचस्प बात यह है कि सिस्टम ने ऑटोमेटिक रूप से इस अनोखे जीव की पहचान कर ली, जो कन्फर्म करता है कि ये जगह धरती से अलग है। क्रीचर बिना कुछ कहे भागने से पहले उसे घूरता है। भले ही हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि इस तरह चले जाना अजीब है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हिरन आक्रामक नहीं था। हालांकि अगर वो किसी खून के प्यासे बंदर या सुअर से टकरा गया तो चीजें बहुत बुरी हो सकती हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि वैली डियर सूरा गेम में कभी मौजूद ही नहीं था। यहां पहुंचने के तुरंत बाद उसे एक तेज एहसास हुआ कि यह रेल्म सर्वाइवल लाइफ और उसके कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। एक ब्लेड निकालकर वो आगे बढ़ता है, खुद को किसी भी चीज के लिए तैयार करता है। अब तक उसने मानवता को खत्म करने वाले डिजास्टर की सच्चाई को इनकार किया था, लेकिन ठीक तभी जब वो हार मानने वाला था उसे वो मिल गया। उसकी नजरें चमकते हुए सन एप्पल पर पड़ी, एक रहस्यमयी फल जिसे उसने पेड़ से तोड़ा। पहले वो सोचता है कि क्या इसे काटना ठीक है, फिर वो एक बाइट लेता है और तुरंत बदलाव महसूस करता है। सिस्टम उसे स्टैमिना रेस्टोरेशन की जानकारी देता है और उसका शरीर पीली रोशनी से चमकता है। इसके प्रभाव वही हैं जो गेम में सन एप्पल जूस पीने से होते थे। हमारा लड़का अब कन्विंस्ड है कि कुछ बुरा होने वाला है। वहां गॉब्लिन की गंदगी भी थी, जिसका मतलब है कि उसे सावधान रहना होगा। सियोंग हो एक चिंतित सांस लेता है, लेकिन अब वो जानता है कि दुनिया का अंत जल्दी ही आने वाला है। पोर्टल गेट के प्रभावों का अनुभव करने के बाद वो उससे बाहर निकला और अपनी असली दुनिया में वापस चला गया। यहाँ सियोंग हो ने समाधान सोचना शुरू किया। वो आने वाले अपोकलिप्स के लिए तैयार रहना चाहता था, तो सबसे पहले उसने गेम के सारे फुटेज को रिव्यू किया और एक पर्सनल हार्ड ड्राइव में स्टोर कर लिया। सुविधा की बात यह थी कि वो जब भी खेलता था तो गेम स्ट्रीम करता था, इसलिए वो डेटा आसानी से सेव कर सका। एस्टेरॉयड के गिरने की खबर उस तक पहुंच गई। जापानी डिस्ट्रक्शन 32 दिनों में शुरू होने वाला था। अपोकलिप्स की शुरुआत के साथ तब तक उसने तैयारी करने का फैसला किया, क्योंकि गेम बदकिस्मती से सबसे बेकार मैकेनिक से भरा था। सबसे पागलपन और समस्यात्मक चीज थी आयरन डेथ डिजीज।
इस घटना से धरती पर हर धातु का कोरोजन और विनाश हो जाता था। इमारतें धूल में मिल जाती थीं और इसने ज़ॉम्बी स्वार्म की मदद की। मॉडर्न सोसाइटी में मेटल के खत्म होने से मानवता पत्थर युग में वापस आ गई थी। आयरन डेथ डिजीज गेम में आखिरकार कम हो गई थी, लेकिन मुख्य समस्या ये थी कि ये पूरे 1 साल तक चलती है। फिर भी आने वाली आयरन डेथ डिजीज का हमारे लड़के के लिए ज्यादा मतलब नहीं था, क्योंकि उसके पास अपने प्राइवेट पोर्टल तक पहुंचने का एक सुरक्षित समाधान था। बेशक शोंगो का मानना है कि बीमारी पोर्टल के जरिए नहीं आ पाएगी। अपने विश्लेषण को खत्म करके उसने प्रीमियम टियर इक्विपमेंट खरीदने के लिए अपनी सारी बचत खर्च कर दी। वो रियल टाइम में ज़ॉम्बी अपोकलिप्स लॉबी में एंटर करने वाला था, इसलिए उसने सर्वाइवल के लिए सारा गियर और सप्लाईज ले ली। सुबह हुई और उसने अपने मिशन के लिए और सप्लाईज खरीदी। वापस आते समय उसने सेफ्टी के लिए एक हंटिंग भो भी खरीदा। ये सब करते हुए उसे एक एहसास हुआ कि शायद वो ज्यादा सोच रहा है या जल्दबाजी कर रहा है, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो गलत भी हुआ तो वो अपनी बचत वापस कमा लेगा। अपने सुबह के काम पूरे करके वो घर लौटा और अपनी दुकान पर क्लोजिंग साइन लगा दिया। ज़ियोंगहो अपने विचारों में खोया हुआ था जब अचानक उसने किसी की आवाज़ सुनी। सोलो लेवलिंग से टेउ चाही यानी मिक्योंग चिंतित होकर बंद दुकान के बारे में पूछती है। वो उसे बताता है कि ये बस कुछ रीमॉडलिंग काम के लिए है, जिसे वो सोचती है कि शायद उसने बड़ा हाथ मारा है और बहुत पैसे कमाए हैं। ज़ियोंगहो जल्दी से बात खत्म करता है, ये कहकर कि उसे कुछ काम है, लेकिन अचानक वो उसे रोकती है और एक सवाल पूछने की कोशिश करती है। लड़की घबरा जाती है और अपना अनुरोध नहीं बताती, वापस मुड़कर चली जाती है। ज़ियोंगहो उसके सवाल को लेकर क्यूरियस है, लेकिन वो अपने काम पर वापस चला जाता है। अंदर उसने चीज़ों को गंभीरता से लेने और उन चीज़ों पर काम करने की कसम खाई जो सच में मायने रखती हैं। वो पोर्टल खोलता है और दूसरे रेल्म में अपने बो स्किल्स को सुधारने की कोशिश करता है। साफ तौर पर बिना प्रैक्टिस और सिखाए वो खुद को सिखाने के लिए यूट्यूब ट्यूटोरियल्स का उपयोग करता है। तीर निशाने पर लगता है और वो अपने टैलेंट से इतना हैरान है कि उसे लगता है कि वो चोजन वन है। हालांकि उसका हाथ दुखने लगता है और सोंगहो को एहसास होता है कि उसकी असली कमी उसकी ताकत है, इसलिए वो वर्कआउट करने और अपनी फिजिकल इंडोरेंस बढ़ाने पर ध्यान देना चाहता है। बेसिक तैयारियां खत्म होने के बाद अब वो अगले स्टेप पर जाएगा। तुरंत उसे 2 चीज़ों का ध्यान रखना था। पहला था मॉन्स्टर्स का ढंग से शिकार करने का तरीका निकालना, और दूसरा था एक होम बेस बनाना जहां वो बिना चिंता के सप्लाई स्टोर कर सके। हालांकि इस वक्त उसके पास कोई हथियार नहीं थे और बिल्कुल भी सप्लाईज नहीं थी, क्योंकि वो डिलीवरी के प्रोसेस में थे। तब तक उसने गोल्डन एप्पल्स का शिकार किया और उन्हें ढूंढने में अपनी किस्मत से पागल हो गया। आसपास देखते हुए ज़ैंग हो गॉब्लिन वेस्ट से टकराता है। गॉब्लिन्स की बात यह है कि वो ग्रुप्स में काम करना पसंद करते हैं, और तथ्य ये है कि ज़मीन पर सिर्फ एक टुकड़ा था। इसका मतलब है कि यहाँ कोई है। वो फैसला करता है कि गॉब्लिन एक अकेला होना चाहिए। शियोन हो जानता है कि ये बंदा उसका गोल्डन टिकट होगा। रात तक अकेले गॉब्लिन की उसकी खोज जारी रही। उसने पास में भेड़ियों को सुना और फिर वो उसी गॉब्लिन को देखता है जिसे वो ढूंढ रहा था। सेन हो एक पेड़ के पीछे छिप गया, लेकिन वो देख सकता था कि ये चीज़ गेम के क्रीचर्स जैसी ही दिखती है। गॉब्लिन्स मॉन्स्टर्स का सबसे निचला दर्जा माना जाता है। हालात देखकर लगता है कि गॉब्लिन बूढ़ा और खराब हालत में है और उसके पास कोई हथियार नहीं है, तो सोंगो तुरंत अपना बो निकालता है। वो जानता है कि अगर वो शांत रह सका तो वो इस चीज़ को मार देगा। बो छोड़ने पर तीर गॉब्लिन के हाथ के आर पार निकल जाता है। शियोनहो अपना चाकू निकालता है और क्लोज कॉम्बैट में उसे मारता है। पहला किल सफल रहा है और सिएंगहो को इसकी वजह से 2 पॉइंट्स मिलते हैं। अपने वातावरण को स्कैन करते हुए उसे पास में ग्वाका पाउडर और वेजिटेबल ऑयल मिलता है। गेम में इन्हें मिलाने से एक ऑइंटमेंट बनता है, लेकिन पहले उसे जल्दी से खुदाई करनी थी ताकि गॉब्लिन की लाश को छुपा सके। इसे सड़ने के लिए छोड़ना भी अच्छा विचार नहीं है, क्योंकि ये बोन क्रीपर नाम की चीज़ में बदल जाएगा। ज़ैंगो को पास में लाल ट्राउट का एक जोड़ा मिलता है और क्रियानहो का दिल कांप उठता है जब उसे एहसास होता है कि वो कहाँ है। जैसे ही वो अपनी नज़र हटाता है, ब्रो सबसे डरावने आउल बेयर मॉन्स्टर को अपने ऊपर घूरते हुए देखता है। इस सेगमेंट से पहले हम ज़ैंगहो के गेम रन्स पर वापस जाते हैं जब वो एक प्लेयर था। बोन क्रीपर से बचना भी ज़रूरी है, लेकिन जंगल में गेम के 2 सबसे खतरनाक क्रीचर्स रहते हैं, वेयरवुल्व्स और आउल बेयर्स। आउल बेयर्स इलाकाई जीव हैं, जिसका मतलब है कि उनका अस्तित्व मॉन्स्टर इकोसिस्टम में सद्भाव बनाता है। सोंगो असलियत को स्वीकार करने से इनकार करता है और प्लान सोचने के लिए अपने हर पल का उपयोग करता है। वो पहले से जानता है कि आउल बेयर्स बेहद खतरनाक होते हैं और अपने सामने किसी भी चीज़ को फाड़ देते हैं। अपने पैर मोड़ते हुए वो खुद को याद दिलाता है कि वो अभी भी अपने दिमाग में किमुप जुआ है। दांत पीसते हुए वो मॉन्स्टर को सामना करने के लिए ललकारता है। क्रीचर उसे घूरता है और अपना पहला डरावना हमला शुरू करता है। आउल बेयर खासकर रात में शिकार करने में माहिर होता है, लेकिन इसकी मुख्य कमजोरी सीधी सूरज की रोशनी है। जानवर के हमले की टाइमिंग से मैच करते हुए ज़ैंगहो शानदार तरीके से स्लैश से बचता है और साथ ही मॉन्स्टर को डराने के लिए किसी तरह का लाइट इफेक्ट बनाने का तरीका सोचता है। तेजी से भागते हुए वो क्रीचर के विशाल हाथ पर दौड़ता है और आखिरकार एक फ्लैशलाइट निकालता है और पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उसकी आंखों को अंधा कर देता है।
ये इफेक्ट आउलबेयर जैसे शिकारी के लिए भी इतना सदमा देने वाला है कि वो पूरी तरह से अंधा हो जाता है। अगला सीन हमारे लड़के को उसके बेड पर सड़ते हुए दिखाता है जब उसका अलार्म बजता है। वो जानता है कि उसे उठना होगा भले ही उसका शरीर दुख रहा हो। स्योनहो घर लौटने के तुरंत बाद बेहोश हो गया था। उसकी आखिरी याद मॉन्स्टर को अंधा करने के बाद अपनी जान बचाकर भागने की है। खुशकिस्मती से उसके पास अभी भी दूसरे रेल्म के वो सुनहरे सेब हैं। स्योंगहो एक पकड़ता है और एक बाइट लेता है, तुरंत अपने स्टैमिना को उसके प्रभाव से फिर से जीवित कर लेता है। लेकिन खुद को साफ करने के बाद ब्रो फिर से मी क्योंग से टकरा जाता है। वो यहाँ एक अलग रेस्टोरेंट में खाने आई है और इत्तेफाक से उससे मिल गई। सियोंगो कंपनी नहीं ढूंढ रहा था, लेकिन वो यहाँ बैठ गई क्योंकि उसे मील बड़ी पसंद है। मी क्योंग जल्दी से उससे पूछती है कि क्या उसने स्टेटस विंडो खोलने की कोशिश की। उसको इतना उत्साहित देखकर योंगो को एहसास होता है कि यही वो टॉपिक होगा जो वो पिछली बार डिस्कस करना चाहती थी। मी क्योंग उसे न्यूज़ दिखाती है और विश्वास दिलाती है कि ये सच है। कुछ अवेकेंड प्लेयर्स अपने पावर्स का यूज दूसरों से पैसे चुराने के लिए कर रहे हैं। योंग हो उसके सीधे सवाल पूछने के कॉन्फिडेंस से थोड़ा चौंक जाता है और झूठ बोलकर जवाब देता है कि कुछ नहीं दिखाई दिया। बात यह है कि योंगो को लगता है कि वो दूसरों को अपने स्टेटस के बारे में अंधेरे में रखकर सही कर रहा है। सबसे पहले उसका ट्रेड स्ट्रैटेजिक है और कॉम्बैट फोकस नहीं है। अभी उसकी अपनी सुरक्षा की भी गारंटी नहीं है। अगर वो इस लेडी को अपना राज बता देता है तो चीज़ें सच में बुरी हो सकती हैं। हालांकि वो इंट्रीग्ड है कि मी क्योंग अवेकनिंग के बारे में पूछने में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है। फिर उसकी तरफ से एक सरप्राइज आता है। वो हिचकिचाती है और झूठ बोलने की बात भी मानती है। स्योन हो उसके अच्छे इरादों को मान लेता है और उसे विश्वास दिलाता है कि उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे प्रोत्साहित करता है कि अभी भी समय है और उनकी बातचीत के कुछ देर बाद घर चला जाता है। आखिरकार उसके डिलीवरी पैकेजेस आ गए और जो सामान उसने ऑर्डर किया था वो आ गया। अपनी तैयारी के दौरान उसने आज की मिशन के लिए ज़रूरी ढेर सारे आइटम्स चुने, जैसे गैस मास्क और सूट्स। अपने आने वाले मिशन के लिए हमारा लड़का एक हाइडआउट के रूप में उपयोग करने के लिए एक उचित जगह ढूंढने का इरादा करता है। पोर्टल से गुजरने पर योंग हो को हाइडआउट ढूंढने में अपना पहला सुराग मिलता है। उसने गलती से एक गॉब्लिन केव ढूंढ ली थी जब वो बूढ़े गॉब्लिन को ढूंढ रहा था। ये छिपने के लिए काफ़ी सुविधाजनक जगह है जो उसके प्लान्स के लिए परफेक्ट है। हालांकि पहले उसे ये वेरीफाई करने की ज़रूरत थी कि यहाँ किस तरह के मॉन्स्टर्स रहते हैं। सून्हो वातावरण को स्कैन करता है और कोबाल्ट्स के छोटे पैरों के निशान पाता है। ये वास्तव में जश्न मनाने वाली खोज है, क्योंकि ये लोग बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। कोबाल्ट्स की बात यह है कि वो रात के जीव हैं। वो अभी सो रहे हैं तो हमारे लड़के का प्लान है उन्हें अंदर दम घोट देना। पहले वो कुछ डालियां काटकर ढेर सारी लकड़ी इकट्ठा करता है और बाद में उन्हें एंट्रेंस पर रखकर गैसोलीन डालता है। सेंगहो ने सोचा था कि वो इस मिशन को बिना किसी परेशानी के क्लियर कर लेगा, लेकिन तब उसने चौंकाते हुए उनका शोर सुना। वो अपनी नींद से जाग गए और तुरंत अपने अगले भोजन के साथ आंखें मिला लीं। सेंगहो ने नमस्ते करता है, अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और एक्शन में कूद पड़ता है। एक साधारण स्विंग में वो दोनों मॉन्स्टर्स की गर्दन काट देता है। इन लगातार किल्स की वजह से सिस्टम उसे लेवल में बढ़ोतरी और 4 पॉइंट्स देता है। अगला, सेंगहो लकड़ी में लाइटर फेंकता है और धुआं अंदर जाने लगता है। सोए हुए कोबॉल्ट्स घबराहट में जागे और खुद को बचाने के लिए बाहर भागे। स्योंगहो ने जानबूझकर इस स्ट्रैटेजी को चुना ताकि उनके शरीर कमजोर हो सकें। जैसे ही वो बाहर निकले उसका उद्देश्य ये था कि जब वो नीचे हों तो फायदा उठाकर उन्हें एक साथ मार दे। लेकिन उसे उम्मीद थी कि कम से कम 5 बाहर आएंगे। ज़ैंगहो स्टन्ड है कि सिर्फ 4 ही आए। एक कोबाल्ट पर निशाना लगाते हुए वो उसे मार देता है। बाकी 3 उसकी तरफ दौड़े। हमला करने के लिए थोड़ा बहुत जो कर सकते थे वो किया, लेकिन हमारा लड़का अपनी कुल्हाड़ी के साथ तैयार था और उन्हें गिरा रहा था। एक और कोबाल्ट हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मौत का फट स्प्रे उसे अंधा कर देता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, सेंगहो ने उसका सिर काट दिया। सिर्फ एक आखिरी बचा होने पर हमारा लड़का उनके लीडर को घूरता है, जो डर से कांप रहा है। वो शिकारी बन गया है और उनके अंत की घोषणा करता है। उनके हाइडआउट का अच्छा उपयोग करने का वादा करता है। खून खराब आखिरकार सेंगहो के जमीन पर थकने के साथ खत्म होता है। उसकी स्टैमिना की कमी अब असली कमी है, भले ही उन्हें हराना आसान था। हाइडआउट सुरक्षित होने के साथ सफाई अभियान शुरू हुआ। इस बंदे को इतना गॉब्लिन साफ करना पड़ा कि वो थक गया। फिर भी नए होम बेस के साथ अब उसे कोई चिंता नहीं थी। जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा हैरान करती है वो है कि डिमेंशंस के बीच में आइटम्स का उपयोग करना कितना आसान है। तो उसने एक तरफ से पाइप का उपयोग किया और दूसरी तरफ एक्टिवेट किया। खुद को भी हैरान कर दिया कि यह कितना अच्छा काम करता है। घंटों की मेहनत के बाद जगह अब सफाई से चमक रही है। आगे उसे खून के दाग साफ करने और कंक्रीट डालने पर काम करने की ज़रूरत है ताकि चीज़ें स्टोर करना आसान हो सके। लेकिन इस बेकार गुफा के बारे में एक अच्छी बात यह है कि ये ल्यूमिनस और इग्निशन स्टोन से भरी है। अगले दिन ब्रो अपनी ज़िंदगी के किनारे पर है। वो हर दिन इतनी मेहनत कर रहा है कि उसका पूरा शरीर दुख रहा है। अपने हाथ को चेक करते हुए वो खुद को हैरान करता है कि उसने कितने कम कट सहे। स्योंगहो सोचता है कि क्या उसे इसका मौके के रूप में उपयोग करके ऑइंटमेंट बनाना चाहिए। तरीका काफी सरल है। गुआ का पाउडर और वेजिटेबल ऑयल को बराबर अनुपात में डालो, फिर थोड़ा हिलाओ और ये लीजिए, बेसिक हीलिंग के लिए एक लो लेवल ऑइंटमेंट तैयार। हालांकि शॉन हो इस एहसास से परेशान है कि उसे शायद इसे बार बार बनाना पड़ेगा।
वो अपनी जान इतनी जोखिम में डाल रहा है कि वो उस अपोकलिप्स के आने से पहले ही मर सकता है। अचानक एक विचार उसके दिमाग में आता है कि क्या गेम का बैकग्राउंड लोर आने वाले अपोकलिप्स पर भी लागू होगा। उस जानकारी का उपयोग करते हुए शॉन हो अपने विचारों को बुलाता है। वो उम्मीद करता है कि बैक स्टोरी इवेंट्स होंगे क्योंकि वो उसे अकल्पनीय तरीकों से फायदा पहुंचाएंगे। एक नए प्लान के साथ ये बंदा ऑर्डर किए गए कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के लिए छत पर जाता है। पोर्टल गेट खोलकर हमारा लड़का इन बैग्स को एक एक करके दूसरी तरफ फेंकना शुरू कर देता है। उसके बाद वो कुछ और आइटम्स लेने के लिए आगे बढ़ा, फिर पहली मंजिल पर गया। यहाँ वो पैकेजेस का एक ढेर हटाने ही वाला था कि अचानक वही लड़की मिंग फिर से आ गई। स्योंग हो सोचने लगता है कि क्या वो इस पॉइंट पर उसके साथ कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो रही है। ब्रो ये बात सीधे उसके मुंह पर बोल देता है, जिससे उसे शर्मिंदगी होती है। वो उसे विश्वास दिलाता है कि वो बस रीमॉडलिंग के काम में बिजी है और वो सोचती है कि वो सच बोल रहा है। जो बात उसे हैरान करती है वो ये कि वो हर 3 महीने में अपने रेगुलर हेयरकट के लिए नहीं आया है। स्योंग को याद आता है, हाँ, और वो ये भी समझता है कि आने वाली खोज के लिए बाल कटवाना जरूरी है, इसलिए वो अपना काम छोड़कर उसकी दुकान पर जाता है। यहाँ ब्रो बिल्कुल कोरियन वर्जन लग रहा है। वो उसे सब कुछ मुंड देने का आदेश देता है। हैरान होकर वो उसका अनुरोध पूरा करने का फैसला करती है। जो चीज उसे दिलचस्प लगती है वो ये है कि शॉन हो के कंधे कैसे चौड़े हो गए हैं। वो उसे बताता है कि वो वर्कआउट कर रहा है, जबकि मिंग क्योंग स्टेटस विंडो के सर्वाइवल लाइफ गेम से जुड़े होने के बारे में बात करती है। अवेकनर्स वो लोग हैं जिन्होंने कम से कम एक बार गेम खेला है। इस पूरे समय शॉन्ग हो अनजान बनने का नाटक करता है और हर बात से सहमत होता है, लेकिन वो उसकी जानकारी की स्रोत के बारे में भी जिज्ञासा से पूछता है। अचानक एक टैटूड बंदा दुकान में दाखिल होता है, खुलासा करता है कि वो नई इंटेल के लिए यहाँ है। हास्यास्पद बात यह है कि इस आदमी ने पास्ट में सही हो से लड़ाई की है, लेकिन सिर्फ एक सिंगिंग कंपटीशन में। हमारा लड़का गुस्से में है कि ये जोकर उसकी जानकारी का स्रोत है। ब्लॉन्ड बालों वाला उसे बताता है कि किसी ने स्ट्रीम्स डिलीट कर दी हैं और जानकारी सिर्फ अपने लिए रखता है। ये एक अजीब पल है क्योंकि ये आदमी ये भी घोषणा करता है कि वो प्लेयर की असली लोकेशन डॉक्स करने की कोशिश कर रहा है। सयांग हो इस रहस्यमयी व्यक्ति के बारे में सच में क्यूरियस है। इनहैक ने किम्बाब जोजो का नाम लिया, जो कि सयांग हो का यूजर नेम था। ये चीजों को पहले से ही उलझा देता है क्योंकि अब हमारे लड़के को पता है कि लोग सच में उसे ढूंढ रहे हैं। इनहैंग नौजवान महिला को बोल्ड होने और उनकी टीम में शामिल होने के लिए मजबूर करता है। शॉन हो सोचता है कि पूरी स्थिति बेवकूफ़ी है। वीडियो डिलीट करने का एकमात्र कारण बस ये है कि वो निराश था। खैर ये पंक एक नो इट ऑल वाना भी है जो बड़ी बातें करता है। वो सैंगहो को सबको छोड़ने के लिए कोसता भी है, ये जाने बिना कि वही आदमी जिसे वो ढूंढ रहा है उसके सामने बैठा है। ब्रो इनहॉक का सामना करने के लिए उठता है, उसे सेशन के बीच में उसका हेयरकट खराब करने के लिए डांटता है। इनहॉक हमारे लड़के के साथ टफ गाय बनने की कोशिश करता है, लेकिन शॉन हो उसे खूनी आंखों से घूरता है, उसे जल्दी दफा होने का आदेश देता है वरना वो फिर से अपमानित होगा। डरा हुआ पंक दुकान से निकल जाता है। मिक्योंग राहत महसूस करती है। उसे परेशानी में देखकर हमारा लड़का उसका नंबर मांगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि ये आदमी सच में एक जोकर है जो उसकी जान को खतरा हो सकता है। घर वापस आकर हमारा लड़का अपने नए लुक के साथ मॉडल लग रहा है। पहले उसने अपने यूजर नेम पर ध्यान दिया और फोरम में जानकारी ढूंढने का फैसला किया। जो उसे मिला वो चिंताजनक था। पूरा फोरम उसके लिए गालियों और शपथ से भरा हुआ था। उसे अनंत नफरत मिल रही थी जब तक कि उसे इनहॉक का यूजर नेम नहीं मिल गया। जोकर ने वेबसाइट पर पूरी वेरिफिकेशन के बावजूद एक निकनेम यूज किया था। उसका पूरा पेज हमारे लड़के के बारे में नेगेटिव कमेंट्री से भरा हुआ था। सैंगहो अपना कंप्यूटर बंद कर देता है, ये जानते हुए कि यही उचित प्रतिक्रिया है। वो मानसिक रूप से प्रभावित नहीं था, बस निराश था। लेकिन फिर उसके दिमाग को अजीब सी शांति महसूस हुई जब उसने पोर्टल को आदेश दिया। उसने अगले 2 दिन अपने हाइडआउट को सुधारने, खुदाई और निर्माण करने में बिता दिए। काम खत्म होने के साथ वो मोर्टार के सूखने का इंतजार करते हुए बाहर आता है। इस पल के दौरान वो अकेले चांद को घूरता है। अचानक शॉन हो को एहसास हुआ कि उसे इस अन्याय और क्रूरता के स्तर का जवाब देना होगा। वो कोई हीरो नहीं है और वो जिंदगी में किसी भव्य उद्देश्य की तलाश नहीं कर रहा है। उसका अंतिम लक्ष्य अल्टीमेट सर्वाइवल है। जब तक वो जीत रहा है बस यही मायने रखता है। अपना संकल्प लेते हुए वो मुड़ता है और खुद को डरा हुआ पाता है। एक बोन क्रीपर उसकी तरफ आ रहा है। शॉन हो पहले से ही गुस्से में था, तो उसे आखिरकार अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए एक टारगेट मिल गया। एक तेज धमाका होता है, सब कुछ आग में घेर लेता है। अगली बार जब हमारा लड़का जागता है वो खरोचों से ढका होता है। उसे पता भी नहीं कि अभी क्या हुआ, लेकिन फिर उसे बोन क्रीपर का नजारा याद आया। जो बात उसके दिमाग को चक्कर में डाल रही है वो ये कि वो पॉइंट ब्लैंक एक्सप्लोजन से कैसे बच पाया। लेकिन इसका भी एक जवाब है। बोन क्रीपर को देखने के ठीक बाद शॉन हो पहले से ही जानता था कि वो टुकड़ों में फटने वाला है, तो वो भागा। लेकिन डेटोनेशन अभी भी उस तक पहुंच गया। उसे इतनी ताकत से मारा कि वो बेहोश हो गया, लेकिन मरा नहीं। हालांकि उस छोटे से कदम ने उसे नुकसान भी पहुंचाया। सैंगहो के दाहिने हिस्से में कांटे चुभे हुए हैं। अपनी बची खुची ताकत इकट्ठा करके वो मदद के लिए स्टेटस विंडो को बुलाता है। सिस्टम स्टैट्स उसकी वर्तमान स्थिति की वजह से कम हो गए हैं, लेकिन क्रीचर के विनाश के लिए उसे उसकी हार के लिए पॉइंट्स मिलते हैं।
एक गूंजती हुई सिरदर्द उस पर हावी होने लगती है, उसकी इंद्रियों पर बोझ डालती है। अपनी आखिरी ऊर्जा खर्च करके वो पोर्टल खोलने का आदेश देता है। अगले सीन में सबसे पहली चीज जो उसने की वो थी अपने घावों का इलाज करना। इसमें क्रीचर की हड्डियों के टुकड़े निकालना शामिल है। उन्हें निकालना बहुत दर्दनाक था और उसे नर्व जैसा दर्द हुआ। ऑइंटमेंट ने अपना कमाल दिखाया, खून रोकने में मदद की। पट्टी बांधने के बाद अपनी हालत चेक करने पर शैंग हो आखिरकार बेहोश हो गया। वो उस दिन के लिए उसकी सीमा की। अगली सुबह भोर होती है और हमारा लड़का वापस उठ जाता है। उसे लगता है कि वो अब किसी भी दिन मर सकता है। उसकी तुरंत चिंता ये चेक करना है कि क्या उसके घाव भर गए हैं, इसलिए वो स्टेटस विंडो खोलता है। सिस्टम कह रहा है कि वो ठीक है, तो ये अच्छा है। वो उठता है और इस सवाल पर विचार करता है कि उस बोनहैंड ने उसे ढूंढा कैसे। सबसे पहले जंगल सच में बहुत विशाल है, इसलिए क्रीचर्स का इस तरह अचानक छिपकर बाहर आना कोई असंभव बात नहीं है। ये उसे अलर्ट करता है कि उसे अपने परसेप्शन स्टैट को सुधारने पर ज्यादा ध्यान देना होगा, जो उसकी डिटेक्शन एबिलिटीज को बढ़ाएगा। गेम में ऐसे स्टैट्स बढ़ाने का एकमात्र तरीका स्टैट पॉइंट्स का उपयोग करना है। बेशक ये शिकार या एक्सप्लोरेशन एक्सपीरियंस के जरिए हासिल किए जाते हैं। स्टैट्स बढ़ाने का एक और तरीका इक्विपमेंट या वेपन्स का उपयोग करना है जो यूजर को बूस्ट करें। एकमात्र समस्या यह है कि पूरा गेम बहुत मुश्किल है। यहां तक कि साधारण स्टैट आइटम्स प्राप्त करने के लिए किसी को अपने लेवल से कहीं ऊपर के खतरनाक मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब सिर्फ एक हथियार के लिए नर्क जैसे जानवरों से लड़ना। मॉन्स्टर्स को हराने के बाद स्किल्स भी अनलॉक हो सकती थी। हाई लेवल मॉन्स्टर्स खासतौर पर कुछ शर्तों के आधार पर उन्हें ड्रॉप करते थे। सिवाय इसके कि हर स्किल हर प्लेयर को सूट नहीं करती थी। तो अब शॉन हो स्टैट बूस्टिंग आइटम्स हासिल करने के एक पक्के तरीके के बारे में सोचता है। वो फुटेज को वापस बैकग्राउंड स्टोरी तक चलाने का फैसला करता है जो उसने गेम में विजिट की थी। ऐसी कहानियां धरती पर एस्ट्रॉयड गिरने से पहले की होती हैं। इसका मतलब है कि ऐसी जगहों पर जाने से आपको अपोकलिप्स आने से पहले ही स्पेशल आइटम्स मिल सकते हैं। लेकिन ये बस एक थ्योरी है। शॉन हो जानता है कि उसे इस मामले में स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स से भी लड़ना होगा। वो अगले कुछ घंटे बस पिछली जानकारी पढ़ने में बिताता है और 3 इंपॉर्टेंट लोकेशंस के बारे में जानता है जहां बैकग्राउंड स्टोरीज हुई थी। रशियन शिप, हॉबगॉब्लिन और एक और जूरी माउंटेन ओर्क इंसिडेंट, जो इन सब में सबसे जल्दी होने वाला है। फुटेज के अनुसार ओर्क 26 तारीख को खोला गया था, इसलिए उसे जल्दी ढूंढने के लिए 25 को निकलना होगा। अपने अगले मिशन को ध्यान में रखते हुए हमारा लड़का अपना फोन उठाता है और देखता है कि मिक योंग उसे देर रात कॉल कर रही है। अगले सीन में दोनों एक कैफे में हैं। वो उसकी हालत के बारे में पूछती है, सवाल करती है कि उसने इस गर्मी में लंबी आस्तीन वाली शर्ट क्यों पहनी है। ब्रो को अपने घाव छिपाने पड़ते हैं और उसे एहसास होता है कि ये औरत जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा ऑब्जर्वेंट है। वो सोचती है कि वो दुकान वाले हादसे से परेशान है, लेकिन सॉन्ग हो ऐसी किसी भी बात से इनकार करता है। वो सुनकर खुश होती है, बताती है कि वो कितनी डरी हुई थी। शॉन हो उसे याद दिलाता है कि पिछली सर्दियों में ही इस आदमी इनहॉक ने इलीगली मॉडिफाइड टो ट्रक का उपयोग करके मुसीबत खड़ी की थी। फिर उसने कमजोर लोगों से लड़ना शुरू कर दिया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो एक घटिया इंसान है। मिक योंग ये खबर सुनकर दंग रह जाती है क्योंकि उसे इस आदमी के बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन हमारा लड़का उससे भीख मांगता है कि वो उससे दूर रहे। शॉन हो फिर सीधे पूछता है कि उसने उसे बाहर क्यों बुलाया। प्यारी नौजवान महिला उसके कान के पास आती है और खुलासा करती है कि वो असल में अवेकेंड है। शॉन हो को कोई अंदाजा नहीं है कि उसने इतनी संवेदनशील जानकारी क्यों बताई। नेचुरली तरीके से खेलते हुए वो जेलस होने का नाटक करता है कि उसे वही किस्मत नहीं मिली। वो उसे झूठ बोलने के लिए बुरा महसूस करती है, लेकिन वो उसे विश्वास दिलाता है कि ये ठीक है। उनकी मुलाकात खत्म करते हुए वो जाने के लिए उठता है। शॉन हो खुश है कि उस पर उस जानकारी के साथ भरोसा किया गया और मानता है कि उसके शब्द उसे बेहतर महसूस करा रहे हैं। जाने से पहले वो एक छोटा सा सुराग छोड़ता है, कहते हुए कि उसे सर्वाइवल लाइफ गेम में दिलचस्पी है और उसका पूरा इरादा है गेम स्टडी करने का। अब घर वापस आकर हमारा लड़का मानता है कि वो उस जैसी अच्छे कैरेक्टर वाली लड़की को पाकर सच में खुशी महसूस कर रहा है। वो ऑनलाइन स्टोर चेक करता है और आखिरकार नेविगेशन के लिए कुछ शानदार ड्रोन्स और एक रेंटल कार खरीद लेता है। फिर वो अगले दिन के लिए रिकवर होने के लिए सीधे अपने बेड पर जाता है।